का हमारा टॉपिक है फिजियोथेरेपी इन इसमें फिजियोथेरेपी इन पीडियाट्रिक्स, पीडिया में और न्यूनेटल, यानी हम बच्चों की बात करेंगे। आज हम जो फिजियोथेरेपी पढ़ेंगे वो पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटल में पढ़ेंगे, और पीटी से ज्यादा अच्छा चेस्ट पीटी है ना। बाकी आपका सब्जेक्ट ही क्या है, आप क्या पढ़ रहे हो? पीडियो कार्डियोथोरेसिक, फिजियोथेरेपी इन कार्डियोथोरेसिक। तो ये सब्जेक्ट हम चल रहा है, तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के पढ़ेंगे। अब हमारा जो ग्रुप, अब जो एक सीरीज तो हमारी खत्म हो गई है ना, जो ईयरवे क्लियरेंस टेक्निक थी। और वो खुद में ईयरवे क्लियरेंस टेक्निक में पोस्टल ड्रेनेज, ऑटो ड्रेनेज, सीबीटी, सीबीटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमने पर्स लिप ब्रीथिंग, डीबीएक्स, है ना। तो उसी को थोरेसिक एक्सपांशन एक्सरसाइजेस बोलते थे आपका, है ना। फोर्सफुल एक्सपायरेशन टेक्निक, एफईटी, हफिंग। उसके बाद हमने फिर क्या बोलते हैं ईसीबीटी, और हमने सब ऑटोजेनिक ड्रेनेज, पोस्टल ड्रेनेज, हमने सीकिंग, वाइब्रेशन, परकशन, सब कुछ हमने एक ईयरवे क्लियरेंस के अंदर पढ़ा। और मैंने आपसे कहा था वो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि अब हम कुछ भी पढ़ेंगे तो उसमें जब हम लिखेंगे ना कि ईयरवे क्लियरेंस, उसके अंदर मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, सिर्फ पॉइंट लिख के आने आपको कि पीटी का पोस्टल ड्रेनेज करा देना, ऑटोजेनिक ड्रेनेज करा सकते हो, एसीबीटी करा सकते हो। और जब आपको एग्जाम में आएगा तब भी आपको समझाना नहीं है, आपको समझाना जब पर्टिकुलर एसीबीटी पूछा जाए, वरना इन पीडिया पूछेगा तो वहां तो सिर्फ नाम लिख के छोड़ के आना है, क्योंकि वहां खुद में ही इतना यहाँ लिखना है, वो सब कहाँ लिखोगे, ठीक है। तो अब हमारी एक नई सीरीज जो स्टार्ट हुई है, ये 3 एज के साथ हुई है। इसमें हम 3 लोगों में पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे बच्चों में, जो आज है हमारा। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओल्डर एज में, ओल्डर एज में, ठीक है, बच्चों में तो ओल्डर एज में। और एक हम पढ़ेंगे फीमेल्स में, ठीक है, यंगर एज में, लेकिन फीमेल्स में ही, मेल्स में नहीं पढ़ेंगे ना। अभी मत पूछना क्यों, क्योंकि मेल्स में नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल्स में प्रेगनेंसी से रिलेटेड वाला पढ़ेंगे। ऐसा सुनना कि मेल्स को प्रॉब्लम नहीं होती, तो फीमेल्स में जो पढ़ेंगे वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड वाला हम सब पूरा समझेंगे, ठीक है। तो ये 3 एज का हम कवर करेंगे, समझ लो। ऐसे हम क्या एक एक करके चैप्टर्स को लिंक करके चलेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाली एज में वो है पहला हमारा पीटी इन पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटल। क्या अंतर होता है नियोनेटल किसको बोलते हैं? देखो, बच्चों को पीडियाट्रिक तो बोल ही देते हो आप। नियोनेटल का मतलब होता है जो बच्चे 0 से लेके 1 मंथ के हैं। जो लेस देन 1 मंथ के बच्चे होते हैं उन्हें न्यूनेटल बोला जाता है। और पीडियाट्रिक मतलब होता है जो बच्चे 1 से लेके 12 महीने, यानी लगभग जो 1 साल से छोटे होते हैं उन्हें पीडियाट्रिक बोला जाता है, वो पीडियाट्रिक्स बच्चे होते हैं। और न्यूनेटल मतलब जो 1 महीने से छोटे होते हैं। या पीडियाट्रिक तो मतलब, वो पीडियाट्रिक मतलब पूरे बच्चे, अगर मैं ज्यादा अच्छा वर्ड करूं तो इन्फेंट्स। तो इन्फेंट्स वर्ड सुना होगा ना, इन्फेंट्स वर्ड। इन्फेंट वर्ड यूज करा जाता है 1 से लेके 12 मंथ के बच्चों के लिए, यानी जो 1 साल से छोटे होते हैं उनको हम जनरली इन्फेंट्स बोलते हैं। और नियोनेटल किन्हें बोलते हैं? जो 0 से लेके 1 महीने के बीच के होते हैं। पीडियाट्रिक यानी बच्चों में, ओवरऑल सारे बच्चों में जो 1 महीने से ऊपर के जितने बच्चे हैं, फिर वो चाहे उसके अंदर इन्फेंट्स भी आ गए, आपके 1 साल से जो ऊपर के थोड़े बहुत बच्चे हो गए तो वो भी आ गए, तो पीडियाट्रिक एक ऐसा वर्ड हो जाता है, ठीक है। न्यूनेटल में भी अलग आपका न्यूनेटल आईसीयू होता है ना, एनआईसीयू अलग होता है, पीडियाट्रिक आईसीयू अलग होता है। बहुत सारे, जब आप जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट आईसीयू देखने को मिलेंगे। एक पी आईसीयू मिलेगा जिसमें पीडियाट्रिक के बच्चे होते हैं, एक एन आईसीयू होता है जो न्यूनेटल आईसीयू होता है, जिसमें केवल 0 से लेके 1 महीने के बच्चे ही एडमिट होते हैं, ठीक है। तो हम उन दोनों की पीटी को यहाँ पर मैं समझेंगे, फिजियोथेरेपी इनकी समझेंगे कैसे हमें करना है। तो पीटी इन पीडियाट्रिक एंड न्यूनेटल, ठीक है। इंटेंसिव थेरेपी क्यों वर्ड यूज करा है? चाहे क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, पीटी इन पीडियाट्रिक एंड न्यूनेटल या पीडियाट्रिक एंड न्यूनेटल इंटेंसिव थेरेपी। इंटेंसिव का मतलब होता है इनमें तो गहन, बोलते ना, बहुत ज्यादा चीजें इंटेंसिव है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा, इनका ख्याल बहुत सोच समझ के पीटी करनी पड़ती है। आप सोचो इतने छोटे से बच्चे, अभी पता चलेगा। अब उनको रेस्पिरेशन वाली पीटी कराना है, परकसन इतना सा लंग है, उसके सेगमेंट इतने छोटे, कैसे कराओगे? सिखाऊंगा मैं। तो बहुत सोच समझ के इनकी बहुत इंटेंसिव थेरेपी होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा पीडियाट्रिक एंड न्यूनेटल इंटेंसिव थेरेपी, ठीक है। तो अब हम समझते हैं क्या बोल रहे हैं। जस्ट सेकंड, ठीक है। द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेंसिव थेरेपी क्या क्या है हमारा? ये लाइन क्या लिखी हुई है जो अभी मैंने आपको बताई थी? द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेंसिव थेरेपी फॉर न्यूनेट्स। न्यूनेट्स मतलब जो 0 से 1 मंथ के बीच के हैं,
इन्फेंट जो 1 से 12 मंथ के बीच के होते हैं, एंड चिल्ड्रन, उनसे जो ऊपर के उनको चिल्ड्रन बोलते हैं, आर दी सेम एज दोस फॉर एडल्ट। तो याद रखना जो बच्चे हैं उनकी और एडल्ट्स की जो पीटी होती है वो सेम होती है, ठीक है। और न्यूनेट्स और इन्फेंट्स की पीटी अलग होती है, क्योंकि वो जो 1 साल से छोटे होते हैं उन पर थोड़ा खास ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद जो बच्चों में और एडल्ट में लगभग चीजें सेम ही होती है, बस बच्चों में कुछ चीजें थोड़ा एडिशन और करना पड़ता है, थोड़ा और प्रिकॉशन और खास ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो बाकी हमें तो जो लगभग 1 साल से छोटे हैं उन्हीं की बात यहाँ करनी है, ठीक है ना, इन्फेंट्स की और न्यूनेट्स की। तो हम उनकी पीटी समझ रहे हैं। क्या क्या होता है देखो, क्या क्या बच्चों में, जनरली स्टेट ऑफ एन इन्फेंट चाइल्ड विल फ्लक्चुएट मच मोर क्विकली देन एन एडल्ट। समझ रहे हो क्या लिखा हुआ है, इनमें क्यों खतरा है। हमें पहले ये समझना है कि इनकी पीटी क्यों इतनी अलग है, क्योंकि इनकी जो जैसे अब इनका चाहे बीपी समझ लो, हार्ट रेट समझ लो, रेस्पिरेटरी रेट समझ लो, बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि बॉडी ग्रोइंग फेज में होती है, सब कुछ नया नया बना हुआ है। तो इनका आप भी जानते हो बच्चे में तुरंत एकदम बहुत ज्यादा इन्फेक्शन को भी प्रोन रहते हैं, तुरंत कभी जॉइंटिस, डिहाइड्रेशन, तो इनकी बॉडी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। आपने थोड़ा बहुत भी कुछ गलत कर दिया, कुछ कर दिया, तो इनका तुरंत रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा एज कम्पेयर टू एडल्ट। आप उस पर कर दोगे उसकी बॉडी बियर आउट कर जाएगी, इनकी नहीं करेगी, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत जल्दी आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। अगेन सबसे बड़ी चीज क्या है कि पीटी इनमें डिटोरिएट कंडीशन भी कर सकती है। जैसे मान के चलो चेस्ट पीटी देना है, और परकशन आपको इस सब मैं बताऊंगा नहीं कैसे देते हैं, सब सिखा चुका हूं, तो मैं यहाँ कुछ नहीं बताने वाला, उस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपन, ठीक है। उसकी वीडियोस आपके पास हैं, वो मैं देख लो। तो पीटी अगर आप सपोज करो परकशन दे रहे हो, आपने जोर से दे दिया बच्चों में, अब बड़ों में चलो उसकी फोर्स था, बड़ों में थोड़ा सा आपने फोर्स ज्यादा लगा दी, उनका क्या होगा, कुछ नहीं, थोड़ा सा हटो के छोड़ जाएगा। लेकिन बच्चे में वो, उनके लंग्स ऑलरेडी डिप्राइव है, तभी तो आप उनको चेस्ट पीटी करा रहे हो। और ऊपर से अभी लंग्स अभी खुलते हैं, लंग्स तो बाय बर्थ खुले नहीं होते, वो तो जब आप पैदा होते हो, जब आप पहली बार सांस लेते हो तब लंग्स खुलते, तो इतने एफिशिएंट भी नहीं होते। आपने दे दी परकशन और पता चला लंग ही आपने डैमेज कर दिया फिर। तो इसीलिए इसमें लिखा कि पीटी कैन कॉज डिटोरिएशन इन दी पेशेंट कंडीशन, सो इट इज एसेंशियल दैट अ फुल असेसमेंट इज कैरिड आउट। पीटी क्या है, जरूरी नहीं है, आप ऐसा मत सोचो कि हर बार ये सही कराइए, कंडीशन भी डिटोरिएट कर देगी, तो फुल असेसमेंट बनाना बहुत जरूरी है, बच्चों में नहीं बड़ों में भी। जब तक आप असेसमेंट नहीं बना सकते आप ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। इस दुनिया में सबसे इजी काम है ट्रीटमेंट देना, सबसे इजी। अगर आप ट्रीटमेंट दे लेते हैं और आपको लगता है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे लेते हैं, आप विश्वास मानना, आप उन 100 में उन 99 लोगों में आते हैं, हर 99 100 में से हर 99 जो लोग हैं वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे लेते हैं, और आप उन्हीं में से, और इसमें आप खुश मत होइए, क्योंकि ट्रीटमेंट सब दे लेते हैं। जो क्लास में फेल होके भी आता है वो भी वही ट्रीटमेंट देता है, और जो क्लास में टॉप करके आता है वो भी वही ट्रीटमेंट देता है। आपके और उसके ट्रीटमेंट में कोई मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% अंतर होता है, और वो 10% नियर टू नेग्लिजिबल होता है, और वो बात आप भी जानते हो, ठीक है ना। वही जो जो ट्रीटमेंट आप फाइनल ईयर में दे रहे होगे, वही ट्रीटमेंट एक इंटर्नशिप वाला दे रहा होगा, वही ट्रीटमेंट इवन आप देख रहे होगे तो सेकंड ईयर का बच्चा भी देख के सीख के दे रहा होगा। अंतर क्या है, अंतर है डायग्नोस का। 1% लोग ही होते हैं, 100 अगर फिजियोथेरेपिस्ट खड़े कर दूंगा तो उसमें से 1% ही लोग हैं जो बता पाएगा कि इसका प्रॉपर इसको है क्या। 99% लोग उसका ट्रीटमेंट बता देंगे कि इसको ये करा दो, ये करा दो, अरे इसकी मसल की स्ट्रेंथिंग करा दो, बैक करा दो, ये स्ट्रेच कर दो, वो कर दो, फलाना ढंग का ठीक हो जाएगा। अरे इसको डायग्नोस क्या, वो एक ही लोग बता पाएगा। तो लाइफ में असेसमेंट बनाना सबसे पहले सीखो, पहले पेशेंट बाद में देखो, पहले ये देखो कि इसका असेसमेंट बनाओ प्रॉपर, एक एक चीज। जो देखो हेम्स की स्ट्रेचिंग दे रहा है उसको आप पता तो करो, जो देखो क्वाड्स में स्ट्रेंथनिंग कर रहा है, क्वाड्स में वीकनेस किसकी है, किसकी है, वास्टस मीडियलिस की है, किसकी है, कि इंटरमीडिएट की है, कि लेटरल की है, कि रेक्टस फेमोरस की है। चारों की स्ट्रेंथ का, क्योंकि हमको आता नहीं है तो हमको बोला क्वाड्स की स्ट्रेंथ, तो हम चारों की कराते हैं। अब क्या पता आपकी रेक्टस फेमोरस ऑलरेडी स्ट्रेंथन हो, आप फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, रिजल्ट तो क्या पता सिर्फ वास्टस मीडियलिस ही वीक हो। और वास्टर मीडियलिस में भी दो होते हैं, ऑब्लिक होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, और मोस्ट कॉमनली ऑब्लिक वाली वीकनेस होती है। लेकिन हम उस मसल को ना पकड़ पाएंगे, ना डायग्नोस कर पाएंगे, ना पर्टिकुलर उसकी स्ट्रेंथिंग कर पाएंगे। हमारा क्या काम है, स्टैटिक क्वाड्स करा दो, डायनेमिक करा दो, पूरी क्वाड्स करा के स्ट्रेचिंग, रिजल्ट लगे एक एक महीने आ रहे हैं। तो पहले ये समझो कि पर्टिकुलर करा रहे हो तो, क्योंकि आप वो नहीं हो, क्वाड्स हर कोई जानता है, यूट्यूब पे सब क्वाड्स देख के कर लेंगे, लेकिन क्वाड्स में 4 मसल है, 4 में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वास्टस मीडियलिस, उसके 2 पार्ट होते हैं, ऑब्लिक उसका भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ऑब्लिक उसको कैसे डायग्नोस करना है, कैसे सिर्फ और सिर्फ उसी के स्ट्रेंथन करना है, ये सब सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने इस पर जोर दिया कि सबसे पहले फुल असेसमेंट बनाना सीखो।
चाहे वो बच्चे हो बड़े। इसलिए अगर हम बच्चों की बात करें तो इसमें लिखा है कि कंडीशन व्हिच इज एसेंशियल डेटा फुल असेसमेंट इज कैरिड आउट बिफोर ईच ट्रीटमेंट टू असर्टेन वेदर ए ट्रीटमेंट इज नेसेसरी और नॉट। कि ये नहीं कि गए बच्चा है शुरू हो गए लगे वो परकशन करने में, अरे उसका बढ़िया कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों कर रहे हो, लेकिन हमको आता है तो हमने कर दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चों में कुछ भी आपने अगर उनको जरूरत नहीं है फिर भी परकशन दिए जा रहे हो, सब कुछ अभी एकदम नया नया बना, पता कुछ डैमेज ही कर दिए, कुछ आर्टरी नर्व डैमेज हो गई आपकी वजह से, तो कौन जिम्मेदार है? तो फिर वो बच्चों में क्या कि दे आर अनएबल टू टॉलरेट। सबसे बड़ी चीज बच्चों में जब आप जाओगे, जब आपके पीडियाट्रिक में जब आपका ड्यूटी लगेगा तब आप समझोगे कि पीडियाट्रिक में जब ड्यूटी लगेगा, जब पीआईसीयू होता है वहां पर जो बच्चों को कराते हैं ना, हम जनरली और भी आईसीयूज में जाते हैं तो दिन में आप एक बार करा के काम चल जाएगा, लेकिन पीडियाट्रिक में दिन में आपको 3 बार जाना पड़ता है। क्यों? क्यों? इसीलिए क्योंकि वो बच्चों में लेंथी सेशन नहीं करने होते। एक आदमी को आप कंटिन्यूअसली 40 से 45 मिनट करा दिया, ठीक है, उसका चल जाएगा, फिर वो खुद से कर लेगा। बच्चे खुद से कर पाएंगे? नहीं। एक बार एक बच्चे को 40 से 45 मिनट करा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी ऑलरेडी ग्रोथ फेज में है, सारा ब्लड न्यूट्रिशन वहां जा रहा है, उनमें इतनी पावर नहीं है कि आप अलग से कुछ एक्सरसाइज या पैसे मूवमेंट्स वो सब जो आप सब कराओगे उसके लिए वो अलग से एनर्जी दें। तो आपको उनके लिए आप उनके लेंथी और विग्रस सेशन नहीं चला सकते। आपके उनके सेशन आपको शॉर्ट रखने पड़ेंगे और फ्रीक्वेंट ट्रीटमेंट जो है बस उतना ही देना है। यानी एक दिन में सिर्फ 2 घंटे, यानी लगभग अगर मैं ऑन एन एवरेज कह दूं कि अगर आपको पता है बच्चे का आपको लग रहा है कि 45 मिनट ट्रीटमेंट होगा तो वो ट्रीटमेंट 3 पार्ट में डिवाइड करो और 3 बार उसको दो, सुबह दोपहर शाम को, ऐसे। ना कि एक बार में 40 मिनट का आप बच्चे को ट्रीटमेंट दे सकते हो। बच्चे मतलब 1 साल से जो छोटे हैं, ठीक है ना, अब उनका पढ़ रहे हैं, मैं बार बार पीटी इन पीडियाट्रिक एंड न्यूनेट यानी इन्फेंट एंड न्यूनेट, तो 1 साल से छोटे बच्चों की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, ये दिमाग में रखना पूरे चैप्टर के टाइम पे ना, बार बार 5-6 साल का बच्चा याद आ रहा है आपको, वो सेम होता है एडल्ट की तरह, अपन बात कर चुके हैं, ऊपर ही लाइन लिखी थी। तो 6 चिल्ड्रन जो बच्चे बीमार है उनमें तो बहुत ज्यादा ही खास ख्याल रखना है। शुड बी हैंडल एज लिटिल एज पॉसिबल, जितना हो सके हो, अगर जरूरत नहीं है तो पीटी मत कराओ, है ना, बिल्कुल भी। और ट्रीटमेंट अगर कर भी रहे हो तो बहुत ही कम करो, टाइम को बिल्कुल एकदम कंसाइड करके और बहुत ज्यादा अदर नर्सिंग केयर की हेल्प लेकर सब कुछ करके तब आप उस पर करिए, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अब हम आते हैं कि पीटी में डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या बच्चों के साथ हम पीटी कर सकते हैं। पीटी इंटरवेंशन में सबसे पहली चीज है मैनुअल टेक्निक। वो आप जानते हो मैनुअल में क्या, हमने जो हम पढ़ रहे हैं चेस्ट पीटी, और चेस्ट पीटी में जब आपको मैंने ईयरवी क्लियरेंस बताया था तो उसमें 2 बताए थे, मैनुअल और मैकेनिकल। मैनुअल में परकशन सेकिंग वाइब्रेशन ये मैनुअल भी होती थी और मैकेनिकल भी होती थी। तो मैनुअल में क्या कर सकते हो आप, परकशन में यहाँ कुछ नहीं बताऊंगा, आपके पास वीडियो कैसे परकशन होती है, क्या परकशन, शेकिंग, वाइब्रेशन, ये सब क्या करेंगे, ईयरवे को क्लियर करेंगे। तो कैन बी यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अभी कैसे करते हैं बच्चों में थोड़ा भी आगे बताता हूँ, ठीक है। किन बच्चों में बिल्कुल नहीं करना, प्री मैच्योर बच्चे हो जो स्पेशली, ठीक है, प्री मैच्योर हैं चलो उनमें फिर भी प्रिकॉशन लेके कर लोगे, लेकिन प्री मैच्योर के साथ उनको रिकेट्स भी है यानी विटामिन डी की डिफिशियंसी भी, यानी बोन बहुत कमजोर है, तो उनमें थोड़ा अवॉइड करो, वरना आपकी एक गलती से बोन फ्रैक्चर हो जाएंगी इजली, या फिर बोन की एब्नॉर्मल ग्रोथ भी आप कर सकते हो, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ख्याल रखा जाता है ना। या फिर कोई मैनुअल टेक्निक, इस ऐसे लेवल पर आपको मैनुअल टेक्निक थोड़ी सी अवॉइड करनी पड़ेगी, है ना। अब जानते हो कि बच्चों में अगर वो बच्चों में विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तो उसे बोलते हैं रिकेट्स, लेकिन अगर ये डिफिशियंसी विटामिन डी की बड़ों में हो जाए एडल्ट में तो उसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ठीक है। चेस्ट पीटी इज यूज टू मिनिमाइज वही सब। अब वो तो सर हमें पता है कि पल्मोनरी सिक्रेशंस को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सिक्रेशन को रिटेन होने से बचाएगा। क्यों? क्योंकि वो लंग्स के अंदर ना रह जाए, हमारा काम क्या है, पल्मोनरी सिक्रेशन को बाहर निकालना। तो क्या लिखा, यूज टू मिनिमाइज पल्मोनरी रिटेंशन, वो रिटेन ना करे, लंग्स में ही ना बने रहे, आपको उनको बाहर निकालना। आपका उससे क्या होगा कि ऑक्सीनेशन इंप्रूवमेंट होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन ले पाएगा, है ना। और जो आपके उसके लंग्स हैं वो एथलेटेक्सिस ना रह जाए, क्योंकि तो और पर्टिकुलर आप जानते हो कि जब बच्चा बाहर आता है तभी उसके लंग्स क्या करते हैं, ओपन होते हैं। तो हमारा काम होता है कि कभी कभी ऐसा रहता है लंग्स के जैसे बहुत सारे कुछ सेगमेंट्स होते हैं लंग्स के अंदर, लोब लोब के अंदर सेगमेंट, तो वो कुछ सेगमेंट ओपन नहीं हो पाते।
तो हम उनको ऐसे के इस तरीके से प्रॉपर करके उनको भी ओपन करते हैं, यानी वो ओपन हो सकते हैं मगर हल्के से, ऐसा है कि उनमें 100% ऑक्सीजन जानी चाहिए तो 50% ही जा रही है, 50% रह गई, तो हम उनको धीरे धीरे टेक्निक्स करके और प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर पहुंचा के उनको भी हम प्रॉपर नॉर्मल ला सकते हैं। बाकी सब आप जानते ही, हम पढ़ चुके हैं, पोस्चरल ड्रेनेज है ना, अलग अलग पोजीशंस में लेके हम ड्रेन कर सकते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, जैसे आपको डीबीएक्स बताई थी, एसीवीटी बताई थी, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, ये सब ना ब्रीथिंग एक्सरसाइज से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, है ना। कफ स्टिमुलेशन टेक्निक, कफ को स्टिमुलेट करना कैसे करेंगे, अभी आगे हम पढ़ेंगे कफ को कैसे स्टिमुलेट करा जाता है ना। ट्रैकिया को दबा के हल्का सा, वो अभी टेक्निक आगे अभी सीखेंगे। ईयरवे क्लियरेंस टेक्निक, अभी सारी इतनी हम बात कर चुके हैं ना पहले। और वही पेशेंट मोबिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उसको जो भी बच्चा उसको चलाना जितनी से जल्दी हो सके, मतलब उसके पीआरओएम कराना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा ना हो कि वो आप मूवमेंट ना करा रहे हो। फिर हमारे गोल्स क्या रहेंगे, क्या हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स रहेंगे मेनली हमारे, देखो हमेशा गोल्स लिख के बहुत जरूरी आना। ये कल भी जब लास्ट लेक्चर में तब बता था कि गोल्स, क्योंकि मैंने पीटी ट्रीटमेंट में गोल सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, आपको सबसे पहले लिखना है वो आपके गोल्स हैं, चाहे वो आपके क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो आप फिर आपके लॉन्ग टर्म, दोनों गोल्स लिखने हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल्स हमेशा यही होते हैं कि जो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, हम पीटी कार्डियो पढ़ रहे हैं तो हमें सिक्रेशंस क्लियर करना है, उसके लंग्स को जल्दी से जल्दी नॉर्मल लेके आना है। तो टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्टिव सिक्रेशन, ऐसे जो ऑब्स्ट्रक्शन जो सिक्रेशंस को रोक रहे हैं उन सबको हटाना है, जिससे प्रॉपर सिक्रेशंस बाहर निकल जाए, ईयरवे है वो प्रॉपर क्लियर हो जाए। जितनी जल्दी हमारा ईयरवे क्लियर होगा उतने अच्छे से ही वो क्या कर पाएगा, सांस ले पाएगा। ठीक है, तो टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्टिव सिक्रेशन फ्रॉम द ईयरवे, जिससे क्या होगा, उसको ज्यादा लोड नहीं लगाना पड़ेगा ब्रीथिंग पर। वरना सोचो अगर आपकी ये कैनाल है और यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो अब ये उसको इतने एरिया में तो होगा नहीं, तो ज्यादा एरिया निकालने के लिए उसको क्या ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क ऑफ ब्रीथिंग ज्यादा करेगा, है ना। गैसियस एक्सचेंज आप उसकी खराब होगी तो आप उससे इंप्रूव कर दोगे, है ना। प्रिवेंट एंड रिजॉल्विंग रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, कोई भी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस ना हो उसको आप प्रिवेंट और रिजॉल्व कर सकते हो। फैसिलिटेटिंग अर्ली वीनिंग फ्रॉम दी वेंटिलेटर, इन केस अगर पेशेंट वेंटिलेटर पर है तो ये सब टेक्निक करके आप उसे जल्दी से जल्दी वीन ऑफ फ्रॉम वेंटिलेटर कर सकते हो। वीनिंग ऑफ वेंटिलेटर में आपको अच्छे से टॉपिक पढ़ा चुका हूँ सीटीबीएस और सीटीडीएस में, कि कैसे करना होता है, वो बड़ों का था लेकिन वो लगभग वो भी बच्चों में सेम ही रहता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में तो हम जानते हैं कि बड़े, कि जैसे हमें उसकी पोस्चरल डिफॉर्मिटी होने से रोकनी है, उसका एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ाना है ना। जब पहले लंग्स प्रॉपर हो जाए तो एक्सरसाइज टॉलरेंस तो अपने आप ही बढ़ाने लग जाएंगे, हम डेली डेली करेंगे, और उसको भाई नॉर्मल टू ऑप्टिमल फंक्शन उसकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें से वापस लाना है। परकशन कैसे दिया जाता है, देखो बड़ों में तो हम सब जानते हैं, बड़ों में आपने हमें सिखाया था कि क्या करते हैं, बस एक लाइन में बताता हूँ, सिखा सब कुछ अच्छे से चुका हूँ। दोनों हैंड को रखते हैं पर्टिकुलर सेगमेंट पर और इस तरीके से कप हेड बनाते हैं कि बीच में ईयर भरी रहे, ईयर होना चाहिए। वाइब्रेशन जबकि आप थिनर देते हो पूरा फ्लैट होता है, लेकिन परकशन कौन से कप्ड हैंड से दिए जाते हैं, इसमें ईयर भरी हो, है ना। अगर एक बार आपको खुला हुआ है सब कुछ, फटाफट ईयर इमेज, ठीक है, ये दिख रहा है। इस हैंड को कप को करते हैं और क्या करते हैं, दोनों आपको रिस्ट और एल्बो उठानी नहीं होती है, ठीक है, दोनों रेस्ट पर होती है पर्टिकुलर सेगमेंट पर। रिपीटेशन कितने, 100 से 20 तक, इतने ज्यादा, यानी लगभग एक सेकंड में आपको 3 से 4 बार मार रहा है एक सेकंड में। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी सिक्रेशन तो परकशन ही, अभी बच्चों में तो इतना सा लंग है आपके हाथ के बराबर, हाथ से भी कम लंग है उनका, उसमें भी पर्टिकुलर लोब सेगमेंट पे इतना बड़ा कर लोगे, इतना बड़ा मार दो एक हाथ पूरा उसका एक ही बार में, आपसे दोनों लंग चेस्ट सब कर दो, तो फिर क्या करोगे। तो बच्चों में जो करा जाता है इन स्मॉल चिल्ड्रन परकशन, जो 3 4 साल के बच्चे हैं, ठीक है, एक हैंड से दो, मैं तो दोनों हैंड से देते हैं, उनमें एक हैंड से दे दो, 3 4 साल के उनका इतना लंग है। लेकिन जो न्यूनेट्स हैं, प्री मैच्योर बेबी हैं, जो भैया 1 1 2 2 महीने 3 3 महीने के, उनमें जो बिल्कुल प्री मैच्योर, उनमें तो मालूम किससे दिया जाता है, फिंगर टिप से। फिंगर से भी नहीं, फिंगर की ऊपर ये टिप होती है ना, टिप नेल के पास, इससे ऐसे ऐसे, फिंगर से भी नहीं, फिंगर टिप से, जो प्री मैच्योर होते हैं, क्योंकि उनका लंग इतना सा है, उसके अंदर सेगमेंट इतना सा, तो आपको ऐसे ही देना पड़ता है। फिंगर टिप इन न्यूनेट्स एंड प्री मैच्योर इन्फेंट्स कैसे देना पड़ता है, द फर्स्ट 3 और 4 फिंगर ऑफ वन हैंड में बी यूज्ड।
यानी जनरली कैसे 3 और 4 फिंगर कैसे, इस तरीके से, ये बता रहा हूँ, फिंगर टिप से भी देते हो, प्लस एक टेक्निक, ये टेंटिंग टेक्निक सीखी होगी, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर को नीचे करो, ऐसे करो, और मिडिल फिंगर को उसके ऊपर रखो ऐसे। ये क्या बना, एक तरीके से ऐसे बना। अगर यानी जो टच होगा वो सिर्फ मिडिल और इंडेक्स होगी, वो मिडिल नहीं, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर ये सिर्फ टच होगी, मिडिल फिंगर ऊपर है, मिडिल फिंगर ऊपर से उसको क्या करेगी, प्रेशर बनाएगी। तो आपको इस तरीके से देना है, थंब और जो लिटिल फिंगर है इनको बाहर करो, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर को एक साथ लाओ, उसके ऊपर रख दो मिडिल फिंगर, इसको बोलते हैं टेंटिंग। और फिर इससे ऐसे ऐसे करके देते हैं, इतने एरिया, बस कितना सा एरिया, इतना सा। और इसमें भी ये नहीं उसकी टिप, इतना पार्ट ऐसे ऊपर, ऐसे नहीं कि पूरी फिंगर रख दी, नहीं, सिर्फ फिंगर टिप्स उससे देते हैं, ठीक है। तो इन neonates and premature infant, the first 3 or 4 finger of one hand may be used, slightly elevating the middle finger, मिडिल फिंगर को हम स्लाइटली एलिवेट कर देते हैं, टेंटिंग पोजीशन बोलते हैं। और कभी कभी अगर आपको लगता है इससे काम नहीं चल रहा तो थिनर, ये हाइपोथिनर, इससे दे सकते हो, ठीक है, इतने पर आपको जैसा सुटेबल हो, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट हील परकशन। आपको, क्योंकि आपको सबसे बड़ी चीज, परकशन देना आसान है, लेकिन पता करना कि किस लंग में देना है, अरे ये तो हर कोई पता कर लेगा, पता करना किस लोब में देना है फिर भी ये पता कर लेगा, चलो मान रहे हैं, लेकिन किस लोब के किस सेगमेंट में देना है, ये अगर आप पता कर गए तो तभी आप, मैंने बोला ना, ट्रीटमेंट इस दुनिया का बच्चा भी दे लेता है। परकशन एक आपको देख कर ना, आपके घर में एक 5 साल का लड़का होगा ना, वो भी सीख जाएगा 2 बार में देख के, लेकिन देना कहाँ है, उसके लिए आप 5 साल की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना। कैसे देना है इसकी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कहाँ देना है इसकी पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, ये हमेशा याद रखो। तो परकशन में ऑल्सो भी अप्लाइड यूजिंग वेरियस, क्या आते हैं, कप्स भी आते हैं। और ये कप्स मैंने आपको जब परकशन पढ़ाया भी था तब बताया था, बच्चों के लिए परकशन कप आते हैं, बड़ों के लिए भी आते हैं, लेकिन जनरली बच्चों में फिंगर विंगर ना यूज करके परकशन कप यूज कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। ये फिंगर भी कर सकते हो, परकशन कप नहीं है तो अब क्या करोगे, तो फिंगर, तो टेक्निक सब पता होनी चाहिए, या तो फिंगर टिप से दो, या फिर ये टेंटिंग पोजीशन कर लो, या थिनर